वर्क के बेसिस पर दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। देखो वर्क क्या होता है समझ में आ गया। कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? हार्डली दो तरह के, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स वेरिएबल, इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। वेरिएबल फोर्स वाला कई स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, हो सकता है आप क्या ना पढ़ाया गया हो तो कोई बात नहीं, बट मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब इसी वर्क के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के दो डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहला क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दूसरा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब यह होता है ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के गए, ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है आप इस पाथ से लेकर के गए हो सकता है आप इस रास्ते से लेकर के गए हो सकता है आप इस रास्ते से लेकर गए हो सकता है आप ऐसे ऐसे कहीं घुमा फिरा के उसको लेकर के गए हो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? मतलब घर से कोचिंग तक आने के बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग, किसी भी रास्ते से आप घर से कोचिंग तक आ सकते हैं। ठीक, इस वाले रास्ते में मान लो वर्क है W1, इसमें आपने वर्क किया फॉर एग्जांपल W2, इसमें W3 और इसमें W4। अगर हर रास्ते में किया हुआ वर्क डन सेम है, इसका मतलब रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। बताओ भाई, अगर वर्क डन सेम है, इसका मतलब हम किस पाथ से आ रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। मतलब आप घर से इस कोचिंग तक आओ और हमेशा 100 जूल का वर्क हो, चाहे जिस रास्ते से आओ। इसका मतलब यह चीज डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस पर कर रही है? आपके घर और आपकी कोचिंग पर। That's it, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्सेस जिसमें किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये सारे वर्क अगर आपस में बराबर हो तो ऐसा फोर्स सिस्टम क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल यहां नीचे रखा था, नीचे वाली बॉल को यहां से उठाकर हमने यहां पे पहुंचाया। ठीक, लेट अस सपोज हाइट कितनी हमने इसकी बढ़ा दी? h। नीचे ग्राउंड से हम h हाइट तक इस बॉल को लेकर आए। अब आप बताओ कितना वर्क करना पड़ा? तो आप कहोगे सर यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? डाउनवर्ड, mg नीचे। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, बोलो एंगल कितना हुआ? 180। फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट जस्ट ऊपर है, जस्ट अपोजिट है, तो एंगल कितना हुआ? 180। बोलो फोर्स का फॉर्मूला कौन सा? कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल है? कांस्टेंट, mg। ठीक, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h इंटू cos 180, cos 180 -1 होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसे में वर्क का सीधा सा फॉर्मूला कितना आया? -mg इंटू h। अब तुम ऐसे लेकर आए हो या ऐसे लेकर आए हो या ऐसे घुमा के लाए हो, चेक करो तीनों रास्ते में हमको मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा से है। बोलो यार, अगर डिस्प्लेसमेंट से मतलब है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड। इसका मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लास 12th में जब आओगे तो सबसे पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स। आप सबको बेसिक इतना तो पता ही होगा कि दो सेम टाइप के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और ऐसे में जो फोर्स होता है वो कूलम फोर्स कहलाता है। उसका फार्मूला होता है, वो जब 12th में आओगे तब बताया जाएगा आपको। फिलहाल वहां पर भी अगर आपसे कोई पूछे वर्क कितना है, तो दैट इज ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आप चार्ज को इधर से इधर लेकर गए, किस पाथ से गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 10th में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क अपॉन चार्ज। बोलो पढ़ा है?
तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? यहां मान लो 10 वोल्ट है, यहां 8 वोल्ट है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ? 2 वोल्ट का। अब तुम चाहे ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब बेटा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेट के जो फोर्सेस होते हैं तो मैग्नेटिज्म वाले फोर्सेस हो गए, स्प्रिंग का फोर्स हो गया हाफ के एक्स, सॉरी के एक्स होता है ना, कि अगर कोई स्प्रिंग है, ये इस तरीके का कोई स्प्रिंग अगर खिंचा हुआ है तो स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है, स्प्रिंग में भी फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। तो स्प्रिंग वाला फोर्स हो, ग्रेविटेशन का फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स हो, ये सभी फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इनमें किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब आता है सेकंड कैटेगरी कि सर नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, और अगर ये पाथ पर डिपेंड करेगा तो ये फोर्सेस आपस में बराबर, सॉरी ये वर्क्स जो है ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो W1, W2, W3, W4 ये सारे वर्क अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है जनरली रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आएगा तो यही फ्रिक्शन का फोर्स आगे की तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक, बार बार अपनी डायरेक्शन को ये चेंज करता रहता है। तो फ्रिक्शन टाइप के जितने भी फोर्सेस होते हैं दे ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। तो फ्रिक्शन फोर्स सरफेसेस के बीच का हो गया, लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है उसका नाम होता है बेटा विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। आपके सिलेबस में अभी आगे टर्म 2 में एक चैप्टर आएगा विस्कोसिटी वाला, तो उसमें हम लोग बात करेंगे इसी विस्कोसिटी के बारे में कि लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है जिसकी वजह से लिक्विड का एक लेयर जस्ट नीचे वाली लेयर के मोशन का अपोज करता है, या नीचे वाली लेयर ऊपर वाले लेयर के मोशन का अपोज करता है। आप सबको पता होगा कि अगर नदी में देखा जाए तो नदी का जो टॉप लेयर होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे नदी की गहराई में जाओगे स्पीड घटती चली जाएगी, और सबसे नीचे वाला जो एकदम बॉटम मोस्ट जो होगा वहां स्पीड कितना होता है? 0। इसीलिए क्या कहा जाता है? नदी के अंदर या समुद्र के अंदर गहराई में पानी शांत होता है, वो मूव नहीं करता। तो टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड ज्यादा है, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर की स्पीड कंपैरेटिवली कम है, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर की और कम है। तो ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगी ना, जिसका नाम क्या है? विस्कस फोर्स। और हवा में जब यही फ्रिक्शन लगता है तो इसका नाम क्या होता है? ड्रैग फोर्स। तो ये तीनों ही फ्रिक्शन टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो फ्रिक्शन टाइप के फोर्सेस जनरली किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब किया हुआ जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। इसीलिए वर्क डन W1, W2, W3, W4 आपस में बराबर नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हुए जिनमें किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें किया हुआ वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। तो यहां पर सारे वर्क्स आपस में बराबर होंगे और यहां पर सारे वर्क्स आपस में बराबर नहीं होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?